हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है भारतीय लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। भारतीय लोकतंत्र कैसा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। हमारा देश पूरे विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। आबादी यानी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस अनोखे लोकतंत्र को आज 6.5 दशक से अधिक वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान हमारे देश में कई राजनीतिक तूफान और उतार चढ़ाव आए, फिर भी हमारा लोकतंत्र मतदाताओं की निष्ठा यानी विश्वास एवं सूझबूझ यानी समझदारी के कारण टिका हुआ है। हम लोकतंत्र की रक्षा तथा जतन के लिए प्रयास करते हैं। अब हम भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। आबादी के नज़रिए से विश्व में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहते हैं। इस अनोखे लोकतंत्र को आज 6.5 दशक से अधिक वर्ष हो चुके हैं। इस समय हमारे देश में कई राजनीतिक तूफान और उतार चढ़ाव आए, फिर भी हमारा लोकतंत्र मतदाताओं की विश्वास समझदारी के कारण टिका हुआ है। हम लोकतंत्र की रक्षा तथा जतन के लिए प्रयत्न करते हैं। अब हम भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन करेंगे, इसके विषय में जानेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। लोकतंत्र में चुनाव। विश्व के कई देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र होने के बावजूद प्रत्येक शासन व्यवस्था में भिन्नता यानी अंतर दिखाई देती है। लोकतंत्र में मतदाता अपना मत देता है। शासन व्यवस्थाओं में भिन्नता होने के बावजूद हर एक लोकतंत्र में मताधिकार और मतदान सर्वसामान्य विषय है। मतदाता चुनाव के समय अपना मत देकर, अपना वोट देकर लोकतंत्र को जीवंत यानी बनाए रखने में सहयोगी बनता है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। संघ की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश होता है। हमने पिछले पाठ में देखा कि संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा है। राज्यों में विधानसभा होती है, जबकि कुछ राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद की रचना के केंद्र में मतदाता है। हमारे देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में चुनाव मतदान द्वारा होता है। इस प्रकार चुनाव द्वारा लोकतंत्र चरितार्थ होता है। लोकतंत्र चुनाव में बताया गया है कि विश्व के कई देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र होने के बावजूद प्रत्येक शासन व्यवस्था में अंतर दिखाई देती है। लोकतंत्र में मतदाता अपना मत देता है। शासन व्यवस्थाओं में भिन्नता होने के बावजूद हर एक लोकतंत्र में मताधिकार और मतदान सर्वसामान्य विषय है। मतदान चुनाव के समय अपना मत देकर लोकतंत्र को जीवंत रखने में सहयोगी बनता है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। संघ की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का मिलाप होता है। हमने पिछले पाठ में देखा कि संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा होता है। राज्यों में विधानसभा होती है, जबकि कुछ राज्यों में विधान परिषद काम करती है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद की रचना के केंद्र में मतदाता होते हैं। हमारे देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में चुनाव मतदान द्वारा होता है। इस प्रकार चुनाव द्वारा लोकतंत्र सफल होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। लोकतंत्र एवं मतदाता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र में मतदाता का महत्व है। हमारे देश में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में नामांकित हो यानी अंकित हो, वह व्यक्ति मतदान कर सकता है। जो दिवालिया न हो, मानसिक रूप से अस्थिर घोषित न किया गया हो, ऐसा प्रत्येक भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। निरक्षरता, गरीबी तथा ऐसी अनेक समस्याओं के बीच भी सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान ने मतदाताओं के ऊपर विश्वास किया है। सार्वत्रिक
वयस्क मताधिकार में प्रति व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। लोभ, लालच और डर के बिना मतदान करना प्रत्येक यानी हर एक नागरिक का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। मतदाता को हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जागृत यानी सचेत रहना चाहिए। संविधान में प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा आदि के भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र में मतदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कार्य है। हमारे देश में सार्वत्रिक मताधिकार है। मतदान द्वारा मतदाता का अधिकार होने के अलावा मतदान हमारा कर्तव्य भी है। प्रत्येक मतदाता को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है लोकतंत्र एवं मतदाता के विषय में कि लोकतंत्र में मतदाता का महत्व है, वोट देने वाले का महत्व है। हमारे देश में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार है। सभी को अपना मत देने का अधिकार है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो, नामांकित हो, वह व्यक्ति मतदान कर सकता है, वोट दे सकता है। जो दिवालिया न हो, मानसिक रूप से स्थिर न हो यानी पागल न घोषित किया गया हो, ऐसे प्रत्येक भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। निरक्षरता यानी बिना पढ़े लिखे, गरीबी तथा ऐसी अनेक समस्याओं के बीच में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान ने मतदाताओं के ऊपर यकीन किया है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार में प्रति व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। लोभ, लालच और डर के बिना मतदान करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। मतदाता को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। संविधान में प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा आदि के भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र में मतदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कार्य है। हमारे देश में सार्वत्रिक मताधिकार है। सभी को मत देने का अधिकार है। मतदान का अधिकार होने के अलावा मतदान हमारा कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक मतदाता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आगे है लोकतंत्र का आधार स्तंभ चुनाव। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र का आधार अर्थात चुनाव। चुनाव के समय त्यौहार जैसा वातावरण अर्थात माहौल दिखाई देता है। चुनाव के समय जनता अपने प्रतिनिधि का मूल्यांकन यानी परीक्षण, जांच कर सकती है। निर्धारित यानी तय की गई योग्यता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। चुनाव में राजनीतिक पक्ष के साथ साथ अपक्ष यानी निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जिस राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक पक्षों के गठबंधन के सबसे अधिक उम्मीदवार विजयी हुए हों, वह सत्ता यानी शासन प्राप्त करता है। लोकतंत्र में लोगों का समर्थन प्राप्त करके ही शासन तक पहुंचा जा सकता है। अपने लोकतंत्रात्मक शासन में देश की सबसे उच्च तथा बड़ी संस्था संसद तथा सबसे छोटी आधारभूत इकाई संस्था ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत जैसी स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में भी चुनाव होते हैं। इन संस्थाओं में लोगों के मतदान द्वारा ही विजेता सदस्यों का चयन यानी चुनाव होता है। छोटे शहरों में नगर पालिका तथा बड़े शहरों में महानगर पालिका का चुनाव होता है। चुनाव लोकतंत्र को जीवंत यानी बनाए रखता है। यहाँ पे बताया गया है कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ चुनाव है। चुनाव के बारे में यहाँ बताया गया है कि लोकतंत्र का आधार अर्थात चुनाव के समय पूरे तरह जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे सब जगह त्यौहार जैसा वातावरण हो जाता है, माहौल होता है। चुनाव के समय जनता अपने प्रतिनिधि का मूल्यांकन कर सकती है, जिसको चुनना चाहती है उसका परीक्षण कर सकती है। निर्धारित योग्यता रखने वाले हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। चुनाव में राजनीतिक पक्ष के साथ साथ अपक्ष जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जिस राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक पक्षों के गठबंधन से सबसे अधिक उम्मीदवार विजयी हुए हों, वह सत्ता प्राप्त करते हैं, उन्हें शासन मिलता है। लोकतंत्र में लोगों का समर्थन प्राप्त करके ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। अपने लोकतंत्रात्मक शासन में देश की सबसे उच्च तथा बड़ी संस्था संसद तथा सबसे छोटी
आधारभूत इकाई संस्था ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत जैसी स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में भी चुनाव होते हैं। इन संस्थाओं में भी लोगों के मतदान द्वारा ही विजेता सदस्यों का चुनाव होता है। छोटे शहरों में नगर पालिका तथा बड़े शहरों में महानगर पालिका का चुनाव होता है। चुनाव लोकतंत्र को बनाए रखता है, जीवंत रखता है। आगे पढ़ते हैं। राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनाव अधिक महत्व रखता है। चुनाव लोकतंत्र का थर्मामीटर यानी माप है। चुनाव मतदाता को अपने उम्मीदवार का मूल्यांकन करने का मौका देता है। चुनाव देश में नई राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रवाह का निर्माण करता है। चुनाव से देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। चुनाव के द्वारा सरकार का भविष्य निश्चित होता है। राजनीतिक दलों के अलावा अपक्ष तथा विविध संगठन भी चुनाव लड़ते हैं। संसदीय लोकतंत्र में जिस राजनीतिक पक्ष में उम्मीदवार सबसे अधिक संख्या में चुने जाते हैं, वह दल या गठबंधन के आधार पर चुने गए सदस्यों का समूह सत्ता प्राप्त करके सरकार का निर्माण यानी रचना करता है। लोकतंत्र में लोगों का समर्थन चुनाव द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रजा के समर्थन यानी रजामंदी द्वारा ही सत्ता प्राप्त की जा सकती है या सत्ता को टिकाए रखा जा सकता है। चुनाव लोकतंत्र का प्राण है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी अर्थात साफ सुथरा हो, यह अत्यंत यानी बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनाव अधिक महत्व रखता है। चुनाव लोकतंत्र का थर्मामीटर है, माप है। चुनाव मतदाता को अपने उम्मीदवार का मूल्यांकन यानी परीक्षण करने का मौका दिया जाता है, उन्हें चुनने का मौका दिया जाता है। चुनाव देश में नई राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रवाह का निर्माण करता है। चुनाव से देश का सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। चुनाव के द्वारा सरकार का भविष्य निश्चित की जाती है। राजनीतिक दलों के अलावा अपक्ष तथा विविध संगठन भी चुनाव लड़ते हैं। संसदीय लोकतंत्र में जिस राजनीतिक पक्ष में उम्मीदवार सबसे अधिक संख्या में चुने जाते हैं, वह दल या गठबंधन के आधार पर चुने गए सदस्यों का समूह सत्ता प्राप्त करके सरकार की रचना करता है, सरकार बनाता है। लोकतंत्र में लोगों का समर्थन चुनाव द्वारा ही जाना जाता है। प्रजा के समर्थन द्वारा ही शासन प्राप्त की जा सकती है या सत्ता को टिकाए रखा जा सकता है। चुनाव लोकतंत्र का प्राण है, जान है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी यानी साफ सुथरा हो, यह बहुत आवश्यक है, जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र में लोकमत। हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। यहाँ मतदान द्वारा विजेता घोषित होने वाला लोक प्रतिनिधि बनता है। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र में सत्ताधारी पक्ष सत्ता को टिकाए रखने के साथ पुनः सत्ता में आने का लक्ष्य रखता है। जो दल सत्ता में नहीं है, वह सत्ता प्राप्त करने के लिए लोकमत तैयार करने का प्रयत्न करता है। सत्ता को टिकाए रखने के लिए अथवा सत्ता में पुनः वापस आने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना आवश्यक बन जाता है। सरकार में बने रहने के लिए सरकार की कार्यवाही, नीति तथा विविध प्रश्नों के विषय में लोगों के विचारों के अलावा लोकमत को ध्यान में रखना आवश्यक बन जाता है। लोकमत राजनीतिक पक्षों, प्रतिनिधियों तथा संगठनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। करें हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। यहाँ मतदान द्वारा विजेता घोषित होने वाला लोक प्रतिनिधि बनता है। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र में सत्ताधारी यानी जो सत्ता में भी है, शासन में है, सरकार जिसकी है, वह पक्ष अपने शासन को टिकाए रखने के साथ साथ फिर से सत्ता में आने का उद्देश्य रखता है। जो दल सत्ता में नहीं है, शासन में नहीं है, वह शासन पाने के लिए लोकमत तैयार करने का प्रयास करता है। सत्ता को टिकाए रखने के लिए अथवा सत्ता में पुनः फिर से वापस आने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना आवश्यक बन जाता है। सरकार में बने रहने के लिए सरकार की कार्यवाही, नीति तथा विविध प्रश्नों के विषय में लोगों के विचारों के अलावा लोकमत को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक बन जाता है। लोकमत राजनीतिक पक्षों, प्रतिनिधियों तथा संगठनों के लिए बहुत आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे। प्रबल और संगठित लोकमत का
लोकतंत्र में विशेष महत्व है। लोकमत सरकार को गलत कार्यवाही करने से रोकता है। लोकमत के द्वारा देश में एक ही परिस्थिति का निर्माण होता है जहां सरकार देश हित की अवहेलना न कर सके, उसे नज़रअंदाज न कर सके। जागृत, बुद्धिशाली तथा प्रबुद्ध यानी जानकार नागरिकों को सरकार भ्रमित यानी बहला नहीं सकती। आधुनिक समय में लोकमत को जागृत करने में कुछ माध्यम बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन माध्यमों यानी जरियों का विस्तार में परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रबल यानी मजबूत और संगठित लोकमत का लोकतंत्र में खास महत्व है। लोकमत सरकार को गलत कार्यवाही करने से रोकता है। लोकमत के द्वारा देश में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जहां सरकार देश की भलाई को नज़रअंदाज नहीं कर सके। जागृत यानी सचेत, बुद्धिशाली यानी ज्ञानी और प्रबुद्ध यानी जानकार ज्ञानी नागरिकों को सरकार भ्रमित नहीं कर सकती, उन्हें बहका नहीं सकती। आधुनिक यानी नए समय में लोकमत को जगाने के में कुछ माध्यम बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। इन माध्यमों का विस्तार जानकारी लेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। लोकतंत्र में लोकमत जागृत करने वाले माध्यम जरिया। कहें लोकतंत्र में लोकमत जागृत करने वाले कौन कौन से जरिया हैं, माध्यम, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जनमानस को जागृत करने के लिए तथा लोकमत तैयार करने में प्रचार प्रसार के माध्यम आज बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। आधुनिक समय में लोगों तक अपनी बात या विचार को पहुंचाने के लिए अनेक माध्यमों का उपयोग हो रहा है। इन माध्यमों को मुख्य दो रूपों में बांटा जा सकता है। आधुनिक समय में लोकमत के निर्माण में मुख्य सहायक माध्यम नीचे दिए अनुसार हैं। करें जनमानस यानी लोगों को जगाने के लिए तथा लोकमत तैयार करने में प्रचार प्रसार के माध्यम आज बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। नए समय में लोगों तक अपनी बात या विचार को पहुंचाने के लिए अनेक माध्यमों का उपयोग हो रहा है। इन माध्यमों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आधुनिक समय में लोकमत के निर्माण के मुख्य सहायक माध्यम नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। मुद्रित माध्यम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक समय में देश और दुनिया की घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके, समझ सके, इसलिए दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा निश्चित प्रकार की पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। ऐसे माध्यमों में छपना यानी मुद्रित आने वाली जानकारियों को पढ़कर जानकारी प्राप्त करके अपने अभिप्राय यानी विचार के साथ बात को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। विविध विचारधारा के लोग एक ही बात को पढ़कर अलग अलग सारांश प्राप्त करें, ऐसा हो सकता है। छपी हुई एक ही प्रकार की जानकारी के संदर्भ में लोग अपना अपना व्यक्तिगत यानी खुद की स्वयं की अभिप्राय यानी विचार प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। इन अभिप्रायों की जानकारी सत्य, तटस्थ यानी निष्पक्ष तथा किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह युक्त यानी किसी विषय के संबंध में वह आग्रहपूर्ण धारणा जो पहले से बिना सोचे समझे मन में स्थिर कर ली हो। तो करें यह अति न हो, ऐसी विचारधारा यह अति आवश्यक है। अगर यह जानकारियाँ पूर्वग्रह के साथ छापी गई हो तो गलत लोकमत निर्मित होने की संभावना होती है। गलत लोकमत निर्मित करने के लिए सरकार अपनी सिद्धियों यानी कामयाबियों को ही बताए और अपनी गलतियों को, निष्फलताओं को यानी असफलताओं या कमियों को छुपा ले, ऐसा न हो, इसलिए अखबारी स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। हमारा देश भाषा, संस्कृति तथा प्रादेशिक विविधताओं वाला देश होने के कारण देश की विविधताओं के बीच प्रादेशिक भाषाओं के स्थानीय समाचार पत्र आज अधिक लोकप्रिय बने, लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। इन कारणों से लोकमत को जागृत यानी जगाने में ये माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल निभाते हैं। जहाँ साक्षरता का प्रमाण कम हो, पढ़े लिखे लोग कम हो, ऐसे देश या प्रदेश में मुद्रित माध्यम लोकमत को जगाने के में असरकारक यानी प्रभावशाली साबित नहीं हो पाते हैं। इसके बावजूद मुद्रित साहित्यों के प्रभाव के कारण आज विविध यानी अलग अलग संगठन, औद्योगिक समुदाय एवं राजकीय पक्ष
अपने दैनिक पत्रों या अखबारों का प्रकाशन करते हैं। सरकार द्वारा अनेक प्रकार के सामयिक एवं जानकारी देने वाले अंकों का भी प्रकाशन किया जाता है। मुद्रित माध्यम के बारे में यह बताया गया है कि नए समय में, आज के समय में देश और दुनिया की घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके, उन्हें समझ सके, इसलिए दैनिक यानी रोज समाचार पत्रों, साप्ताहिक यानी सप्ताह में पाक्षिक तथा निश्चित प्रकार की पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। ऐसे माध्यमों में छपकर आने वाली जानकारियों को पढ़कर जानकारी प्राप्त करके अपने विचार के साथ बात को मानना या न मानना है। विविध विचारधारा के लोग, अलग अलग सोच के लोग एक ही बात को पढ़कर अलग अलग सारांश प्राप्त करते हैं। ऐसा हो सकता है छपी हुई एक ही प्रकार की जानकारी के विषय में लोग अपना अपना व्यक्तिगत यानी खुद का, स्वयं का विचार प्रस्तुत करते हैं। इन विचारों की जानकारी सत्य, निष्पक्ष तथा किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह युक्त न हो, यानी कि जो जिसके विषय हम जानते हैं उस चीज़ों को अपने मन में बैठा लें, तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारियाँ पूर्वग्रह के साथ छापी गई हो तो गलत लोकमत निर्मित होने की संभावना रहती है। गलत लोकमत निर्मित करने के लिए सरकार अपनी सिद्धियों को यानी कामयाबियों को ही बताए और अपनी गलतियों को, असफलताओं या कमियों को छुपा ले, ऐसा न हो। इसलिए अखबारी स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। हमारा देश भाषा, संस्कृति तथा प्रादेशिक विविधताओं वाला देश होने के कारण देश के विविधताओं के बीच प्रादेशिक भाषाओं के स्थानीय समाचार पत्र आज अधिक लोकप्रिय, लोगों को पसंद आता है। जहाँ के वो रहने वाले वहीं की भाषा में अगर अखबार छापा जाता है, कोई भी सूचना उसमें खबर, तो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। कह रहे हैं कि इन कारणों से लोकमत को जगाने में माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ पढ़ने लिखे लोगों की कमी हो, कम हो, ऐसे देश या प्रदेश में छापी गई माध्यम लोकमत को जागृत करने में प्रभावशाली साबित नहीं हो पाते। इसके बावजूद मुद्रित साहित्यों के प्रभाव के कारण आज विविध संगठन, औद्योगिक समुदाय एवं राजकीय पक्ष अपने दैनिक अखबारों का प्रकाशन करते हैं। सरकार द्वारा अनेक प्रकार के सामयिक एवं जानकारी देने वाले अंकों को भी प्रकाशन किया जाता है, छापा जाता है। आगे पढ़ते हैं। बीजाणु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकमत जागृत करने में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा जैसे दृश्य श्राव्य यानी सुनने जैसे माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ निरक्षरता का प्रमाण अधिक हो, जहाँ पढ़े लिखे लोग कम हो, वहाँ यह माध्यम अधिक असरकारक सिद्ध होते हैं। वर्तमान समाचार पत्र तथा सामयिकों की अपेक्षा रेडियो और टेलीविज़न का महत्व अधिक दिखाई देता है। देश विदेश की घटनाओं का सीधा प्रसारण उसी समय रेडियो और टेलीविज़न द्वारा व्यक्ति तक आसानी से पहुंचता है। धारावाहिकों, नाटकों और फिल्मों द्वारा मनोरंजन के साथ साथ अस्पृश्यता यानी छुआछूत, दहेज प्रथा, शोषण यानी अन्याय, गरीबी जैसी सामाजिक तथा आर्थिक सिवाय अन्य समस्याओं को भी प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करके लोकमत को जागृत किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से लोकमत जागृत करने में, लोगों को जगाने में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा जैसे दृश्य सुनने जैसे माध्यमों का स्थान है। जहाँ पढ़े लिखों की कमी है, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, निरक्षरता अधिक मात्रा में है, वहाँ यह माध्यम बहुत ही प्रभावशाली साबित होता है। वर्तमान समाचार पत्र तथा सामयिकों की अपेक्षा रेडियो और टेलीविज़न का बहुत ही अधिक महत्व दिखाई देता है। देश विदेश की घटनाओं का सीधा प्रसारण उसी समय रेडियो और टेलीविज़न द्वारा व्यक्ति तक आसानी से पहुंचता भी है। धारावाहिकों, नाटकों और फिल्मों द्वारा मनोरंजन के साथ साथ छुआछूत, दहेज प्रथा, शोषण यानी अन्याय, गरीबी जैसे सामाजिक तथा आर्थिक, इसके अलावा अन्य समस्याओं को असरकारक रूप से प्रस्तुत करके लोगों को जगाया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। आधुनिक युग में टेलीविज़न के उपरांत इंटरनेट के आगमन एवं उसके प्रसार से लोग घर बैठे समाचारों, धारावाहिकों, नाटकों तथा फिल्मों का आनंद उठा रहे हैं। आज इस माध्यम द्वारा प्रस्तुत हो रही
विकृति यानी दोष, विभत्स यानी घृणित तथा हिंसा का मानव समाज पर विपरीत यानी उल्टा असर हो सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम द्वारा अयोग्य यानी जो योग्य न हो, सही न हो, ऐसे प्रसारण न हो और उन पर नियंत्रण यानी रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। संचार माध्यमों में प्रसारित होने वाले विभत्स और हिंसक कार्यक्रमों के विरुद्ध राजनीतिक पक्ष तथा स्वैच्छिक संगठन यथा योग्य समय पर आंदोलन करें, यह लोकतंत्र में स्वागत योग्य है। इसमें बताया गया कि नए समय में टेलीविज़न के अलावा इंटरनेट के आने से, उसके प्रसार से लोग घर बैठे समाचारों, धारावाहिकों, नाटकों तथा फिल्मों का आनंद उठा रहे हैं। आज इस जरिया द्वारा प्रस्तुत हो रही विकृति यानी दोष, विभत्स यानी घृणित तथा हिंसा का मानव समाज पर उल्टा असर हो रहा है, प्रभाव हो सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम द्वारा अयोग्य, जो योग्य न हो, सही न हो, ऐसे प्रसारण न हो, उन पर रोक लगाया जाना बहुत ही आवश्यक है। संचार माध्यमों में प्रसारित होने वाले विभत्स यानी घृणित और हिंसक कार्यक्रमों के खिलाफ राजनीतिक पक्ष तथा स्वैच्छिक संगठन यथायोग्य समय पर आंदोलन करें, यह लोकतंत्र में स्वागत के लायक है, योग्य है। आजकल तकनीकों का विकास इतना तेज़ी से हो रहा है कि इंटरनेट तथा सेल फोन द्वारा लोग हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहकर अपने विचारों को फैलाने का कार्य करते हैं। आज लोकमत जागृत करने के लिए संचार माध्यमों का अधिक उपयोग हो रहा है। टेलीविज़न, रेडियो, स्थानीय रेडियो यानी एफएम आदि लोकमत को जागृत करने के विशिष्ट यानी खास माध्यम हैं। आधुनिक समय में घटनाओं के बारे में तटस्थ यानी निष्पक्ष जानकारियों के बिना ही घटनाओं की सूचनाएं शीघ्रता यानी बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है। गलत जानकारियों के आधार पर गलत लोकमत के निर्माण का भय यानी डर रहता है। संचार माध्यमों के द्वारा होने वाले विविध प्रकार के सर्वे से ही सही लोकमत जागृत करने का कार्य किया जाता है। किसी निश्चित जानकारी के आधार पर लोकमत जानने के लिए सर्वे किया जाता है। चुनाव के समय ओपिनियन पोल प्रस्तुत किया जाता है। ओपिनियन पोल द्वारा लोकमत किस दिशा में जा रहा है, उसका अंदाज़ा प्राप्त होता है। ओपिनियन पोल हमेशा सही और विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसमें करें कि आजकल तकनीकों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंटरनेट तथा सेल फोन द्वारा लोग हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहकर अपने विचारों को फैलाने का काम करते हैं। आज लोकमत को जगाने के लिए संचार माध्यमों का अधिक उपयोग हो रहा है। टेलीविज़न, रेडियो, स्थानीय रेडियो यानी एफएम आदि लोगों को जगाने में खास माध्यम है। नए समय में घटनाओं के बारे में निष्पक्ष जानकारी के बिना ही घटनाओं को सूचनाएं शीघ्र यानी बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही हैं। गलत जानकारियों के आधार पर लोकमत के निर्माण का डर रहता है। संचार माध्यमों के द्वारा होने वाले अलग अलग प्रकार के सर्वे से सही लोकमत जागृत करने का कार्य किया जाता है। किसी निश्चित जानकारी के आधार पर लोकमत जानने के लिए सर्वे किया जाता है। चुनाव के समय ओपिनियन पोल होता है, जो सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि कौन कितने वोट से आगे जा रहा है। लेकिन ओपिनियन पोल द्वारा लोकमत किस दिशा में जा रहा है, उसका अंदाज़ा प्राप्त होता है। ओपिनियन पोल हमेशा सही हो या विश्वसनीय हो, ये सही नहीं है। आज के समय में संचार माध्यमों का स्थान महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में लोगों और सरकार को धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। लोगों की बात, विचार या जानकारी सरकार तक पहुँचे और सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी और सरकार की उपलब्धियों यानी सफलताओं को लोगों तक पहुँचाने में यह माध्यम बहुत ही उपयोगी है। आज रेडियो का कार्य क्षेत्र दूरस्थ यानी दूर तक तथा आंतरिक यानी प्रदेशों के अंदर तक फैला हुआ है। केवल श्राव्य माध्यम होने के कारण रेडियो असरकारक माध्यम नहीं बन पाया। रेडियो की तुलना में टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम खर्चीले होने पर भी संचार माध्यम के रूप में अधिक लोकप्रिय बने हैं। लोकतंत्र में जनता पहले राष्ट्र हित को ध्यान में रख कर ही अपना लोकमत प्रस्तुत करे, ऐसी अपेक्षा यानी उम्मीद रखी जाती है। इसमें करें कि आज के समय में संचार माध्यमों का स्थान महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में लोगों और सरकार को धीरज बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की बात, विचार या जानकारी सरकार तक पहुँचे और सरकार की अलग अलग योजनाओं की जानकारी और सरकार की उपलब्धियों, कामयाबियों को लोगों तक पहुँचाने में
यह जरिया बहुत ही उपयोगी साबित है। आज रेडियो का कार्य क्षेत्र दूर तक और आंतरिक प्रदेशों में यानी प्रदेशों के अंदर तक फैला हुआ है। केवल सुनने का माध्यम होने के कारण रेडियो बहुत प्रभावशाली माध्यम नहीं बन पाया। रेडियो की तुलना में बराबरी में टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम खर्चीले होने के बाद भी संचार माध्यम के रूप में अधिक लोकप्रिय बने, लोगों को ज़्यादा पसंद आया। लोकतंत्र में जनता पहले राष्ट्र की भलाई को ध्यान में रखकर ही अपना लोकमत प्रस्तुत करे, अपना चुनाव करे, ऐसी अपेक्षा उम्मीद रखी जाती है। आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र के प्रकार। विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्रात्मक शासन है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी भिन्नता यानी अंतर देखने को मिलती है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। अमेरिका जैसे देश में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र दिखाई देता है। संसदीय लोकतंत्र तथा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, इन दो मुख्य प्रकारों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकतंत्र के प्रकार के विषय में यहाँ बताया गया है कि विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्रात्मक शासन है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अंतर देखने को मिलती है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। अमेरिका जैसे देशों में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र दिखाई देता है। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, इन दो मुख्य प्रकारों के विषय में हम जानकारी लेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। संसदीय लोकतंत्र। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, माना गया है, जिसमें लोकसभा में जिस पक्ष या गठबंधन को स्पष्ट यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री सरकार की रचना करता है। यह संसदीय सरकार संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है। जब तक सरकार को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है, तभी तक वह सत्ता यानी शासन पर रह सकती है। यहाँ कह रहे संसदीय लोकतंत्र में कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को माना गया है, जिसमें लोकसभा में जिस पक्ष या गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री सरकार की रचना करता है। यह संसदीय सरकार संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है। जब तक सरकार को लोकसभा से विश्वास मत प्राप्त होता है, तभी तक वह शासन पर रह सकती है। आगे अध्यक्षीय लोकतंत्र। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यह लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामान्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। अध्यक्ष संविधान में निर्धारित यानी तय समय तक सत्ता यानी शासन पर रहता है। अमेरिका तथा विश्व के दूसरे कई देशों में इस प्रकार की अध्यक्षीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षीय लोकतंत्र के बारे में कह रहे हैं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यह लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामान्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष संविधान में निर्धारित समय तक अपने शासन पर सत्ता पर रहता है। अमेरिका तथा विश्व के दूसरे कई देशों में इस प्रकार की अध्यक्षीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। आगे है लोकतंत्र में चुनाव आयोग। हमारा देश विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। भारत में चुनाव प्रक्रियाओं का नियमन यानी नियम के अनुसार संचालन और निरीक्षण यानी जांच के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। देश का लोकतंत्र बना रहे, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग का स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त यानी स्वतंत्र स्वाधीन होना आवश्यक है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, यह भी आवश्यक है। इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नौकरी की शर्तें, जिम्मेदारियों से मुक्ति या हटाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित प्रावधान यानी नियम किए गए हैं। संसद राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी एवं शासन चुनाव आयोग की है। हमारे देश का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। विधानसभा या संसद का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे विसर्जित यानी भंग करके फिर से चुनाव करवाया जाता है। किसी के मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई सीटें भरने के लिए
आयोजित किए जाने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। यहाँ करें कि हमारा देश विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। भारत में चुनाव प्रक्रियाओं का नियम के अनुसार संचालन और जांच के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। देश का लोकतंत्र बना रहे, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग का स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वाधीन होना आवश्यक है। चुनाव आयोग की स्वाधीनता बनी रहे, आज़ादी बनी रहे, यह आवश्यक है। इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नौकरी की शर्तें, जिम्मेदारियों से मुक्ति या हटाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं। संसद राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी एवं सत्ता चुनाव आयोग की है। हमारे देश का चुनाव गुप्त यानी राज्य मतदान द्वारा होता है, किसी को जानकारी उसकी नहीं होती है। विधानसभा या संसद का 5 वर्ष का कार्य करने का समय पूरा होने के बाद उसे भंग करके फिर से चुनाव करवाया जाता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है तो उसके खाली सीट को भरने के लिए आयोजित किए जाने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा यानी ऐलान उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख निश्चित करना, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना तथा तमाम कार्य चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकार आचार संहिता के अमल के दौरान लोकमत को प्रभावित करने वाले नीति विषयक निर्णय या लाभदायक घोषणाएं नहीं कर सकती है। यह करें चुनाव की तारीखों का ऐलान उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख निश्चित करना, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करना, चुनाव चिन्ह यानी प्रतीक उन्हें प्रदान करना देना आदि अनेक कार्य चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। चुनाव की तारीखों की जब ऐलान होती है उस समय से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। उस आचार संहिता को लागू करने के समय लोकमत को प्रभाव करने वाले, असर डालने वाले जो नीति विषयक निर्णय हैं, लोगों को पहुंचाने वाले लाभदायक घोषणाएं हैं, ऐलान है, वो नहीं हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। चुनाव उम्मीदवार या अनेक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं। इस चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक संरक्षण, विदेश नीति एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्य तथा योजनाओं के अलावा विविध समस्याओं और उनके निवारण के संबंध में वे अपने या राजनीतिक दल के नज़रिए को स्पष्ट करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि चुनाव उम्मीदवार या अनेक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जब जारी करते हैं, इस चुनावी घोषणा पत्र के आर्थिक संरक्षण, विदेश नीति एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्य तथा योजनाओं के अलावा अलग अलग समस्याओं और उनके निवारण के विषय में वे अपने या राजनीतिक दल के सोच को स्पष्ट करते हैं। आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान। गुप्त यानी किसी को पता न चले, इस तरह से हमारे लोकतंत्र में लोगों को मतदान कराया जाता है। कौन किसको वोट दे रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे देश में संपूर्ण गुप्त और स्वतंत्र रूप से मतदान द्वारा चुनाव का आयोजन किया जाता है। भारत की संसद का चुनाव विश्व की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया मानी जाती है। चुनाव के समय विविध यानी अलग अलग पक्ष, संगठन और अपक्ष यानी विपक्ष उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। सभी अपने विचारों, किए गए कार्यों तथा भविष्य यानी आने वाले समय से संबंधित आयोजन मतदाताओं के समक्ष यानी सामने प्रस्तुत करते हैं। मतदाता किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या भय के बिना मतदान करे, यह अपेक्षित है, उम्मीद है। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे देश में पूर्ण रूप से गुप्त और स्वतंत्र रूप से मतदान द्वारा चुनाव का आयोजन किया जाता है। भारत के संसद का चुनाव विश्व की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया मानी जाती है। चुनाव के समय अलग अलग पक्ष, संगठन तथा विपक्ष उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। सभी अपने विचारों, किए गए कार्यों तथा आने वाले समय से संबंधित आयोजन मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उनको बताते हैं, उनके सामने रखते हैं।
मतदाता किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या डर के बिना मतदान करें, अपने प्रतिनिधि को चुने, ऐसा उम्मीद किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान गुप्त मतदान को महत्व दिया गया है। मतदाता को अपना मत गुप्त रखने का अधिकार दिया गया है। मतदाता ने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है, यह उससे नहीं पूछा जा सकता। चुनाव आयोग की अद्भुत यानी अनोखी प्रक्रिया के कारण मतदाता का मत गुप्त रहता है। चुनाव प्रक्रिया में जुड़ने वाले सभी कर्मचारी, सेना के सिपाही भी चुनाव में मतदान कर सके, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है। मतदान करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं उपयोग में ली जाती हैं। पहला मतपत्रों द्वारा मतदान, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम द्वारा मतदान। मतपत्रों द्वारा होने वाले मतदान में मतों की गिनती में समय अधिक लगता है। आधुनिक यानी नए समय में ज़्यादातर चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन के कारण मतगणना में शीघ्रता यानी जल्दी और सरलता यानी आसानी रहती है। मानव श्रम यानी मनुष्य की मेहनत और समय की बचत होती है। कागज की बचत के कारण पर्यावरण के नुकसान को भी रोका जा सकता है। मतदाता अगर नामांकित उम्मीदवारों में से किसी एक भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहता है तो नोटा नन ऑफ द एबव का उपयोग कर सकता है। यहाँ करें कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान समय गुप्त मतदान को महत्व दिया गया है। मतदाता अपना मत गुप्त रखने का अधिकार दिया गया है। मतदाता ने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया, अपना वोट दिया, यह उससे नहीं पूछा जा सकता। चुनाव आयोग की यह अनोखी अद्भुत प्रक्रिया के कारण मतदाता का मत गुप्त रहता है, छुपा रहता है सबसे। चुनाव प्रक्रिया में जुड़ने वाले सभी कर्मचारी, सेना के सिपाही भी चुनाव में मतदान कर सके, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। मतदान करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। एक मतपत्रों द्वारा मतदान, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा। मतपत्रों द्वारा होने वाले मतदान में मतों की गिनती में समय अधिक लगता है। नए समय में ज़्यादातर चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का ही प्रयोग किया जाता है। इन मशीनों के कारण मतगणना में जल्दी और आसानी रहती है, मनुष्यों की मेहनत और समय की बचत होती है। साथ ही साथ कागज़ की बचत के कारण पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, उससे भी रोका जा सकता है। मतदाता अगर नामांकित उम्मीदवारों में से किसी एक भी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देना चाहता, मत नहीं देना चाहता है तो वह नोटा नन ऑफ द एबव का उपयोग कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र और राजनीतिक दल पक्ष, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारे देश में बहुदलीय लोकतंत्र होने के कारण, बहुदलीय यानी बहुत से दल, लोकतंत्र होने के कारण देश में अनेक छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव आयोग ने कुछ निश्चित धाराएं निर्धारित की है, तय की है। चुनाव आयोग निश्चित नीतियों तथा निर्धारित मापदंडों यानी मानक के आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। जो राजनीतिक पक्ष कम से कम 4 राज्यों में से चुनाव लड़ रहा हो और इन चारों राज्यों में हुए अंतिम चुनाव में कुल मतदान के 4% मत प्राप्त करने वाले पक्ष को राष्ट्रीय दल पक्ष तथा अन्य को प्रादेशिक दल पक्ष की मान्यता प्रदान की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2014 तक देश में 1593 राष्ट्रीय दल पक्ष नामांकित हैं। गत वर्ष यानी बीते हुए वर्ष 239 नए राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान की गई। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुदलीय यानी बहुत से दल वाले लोकतंत्र होने के कारण देश में अनेक छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव आयोग ने कुछ निश्चित धाराएं तय की हैं, निर्धारित की हैं। चुनाव आयोग निश्चित नीतियों तथा निर्धारित मापदंडों यानी मानकों के आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देती है। जो राजनीतिक पक्ष कम से कम 4 राज्यों में से चुनाव लड़ रहा हो और इन चारों राज्यों में हुए अंतिम चुनाव में कुल मतदान के 4% मत प्राप्त करने वाले पक्ष को राष्ट्रीय दल पक्ष तथा अन्य को प्रादेशिक दल पक्ष की मान्यता प्रदान की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2014 तक देश में
1593 राष्ट्रीय दल पक्ष नामांकित हैं। गत वर्ष यानी बीते हुए वर्ष 239 नए राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान की गई। हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी (BJP) मुख्य राष्ट्रीय दल हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी (BSP), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट (CPIM) तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) जैसे राष्ट्रीय दल हैं। शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (SP), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तथा आम आदमी पार्टी (APP), जनता दल यूनाइटेड (JDU), राष्ट्रीय जनता दल (RJD) जैसे पक्ष प्रादेशिक पक्ष हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल की मान्यता प्राप्त मतों के आधार पर रद्द हो सकती है, जबकि अनेक प्रादेशिक पक्षों राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो सकती है। सरकार बनाने वाला सत्ताधारी सत्ता भोगने वाला पक्ष सत्ता पक्ष तथा विरोध करने वाला पक्ष विरोध पक्ष कहलाता है। विरोध पक्ष सरकार की नीति विषयक लोकतांत्रिक रूप में विरोध दर्शाते हुए लोकमत को जागृत यानी जगाने का कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक तथा सार्वजनिक हित यानी भलाई के प्रश्नों पर सरकार को सहकार यानी सहयोग दे। यह स्वस्थ यानी मजबूत लोकतंत्र में अपेक्षित है, उम्मीद है। सत्ताधारी पक्ष तथा विरोध पक्ष के संतुलित संबंधों पर लोकतंत्र की सफलता का आधार है। असरकारक यानी प्रभावशाली तथा सबल यानी मजबूत विरोध पक्ष जीवंत लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र एक रथ है। सत्ताधारी पक्ष और विरोध पक्ष लोकतंत्र रूपी रथ के दो पहिए हैं। यहाँ बताया गया है कि हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्य राष्ट्रीय दल हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी (BSP), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट (CPIM) तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) जैसे राष्ट्रीय दल हैं। शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (SP), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) तथा आम आदमी पार्टी (APP), जनता दल यूनाइटेड (JDU), राष्ट्रीय जनता दल (RJD) जैसे पक्ष प्रादेशिक पक्ष यानी प्रदेश के पक्ष हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल की मान्यता प्राप्त मतों के आधार पर रद्द हो सकती है, जबकि अनेक प्रादेशिक पक्षों राष्ट्रीय दल की भी मान्यता प्राप्त हो सकती है। सरकार बनाने वाला सत्ता भोगने वाला पक्ष सत्ता पक्ष तथा विरोध करने वाला पक्ष विरोध पक्ष कहलाता है। विरोध पक्ष सरकार का नीति विषयक लोकतांत्रिक रूप से विरोध को दिखाते हुए लोगों को जगाने का कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक तथा सार्वजनिक यानी सभी की भलाई के प्रश्नों पर सरकार को सहकार दे, सहयोग दे। यह मजबूत लोकतंत्र में उम्मीद है, अपेक्षित है। सत्ताधारी यानी जो सत्ता पे है, शासन में है, वो पक्ष तथा विरोध पक्ष के मजबूत संबंधों पर लोकतंत्र की कामयाबी का आधार है। असरकारक यानी प्रभावशाली तथा मजबूत विरोध पक्ष बनाए रखने के लिए लोकतंत्र के अनिवार्य शर्त हैं। लोकतंत्र एक रथ है जिसके सत्ताधारी पक्ष और विरोध पक्ष लोकतंत्र रूपी रथ के दो पहिए हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रश्न उत्तर जो भी होगा आपको दे दिया जाएगा, भेजा जाएगा। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।